कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत सही होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी आज से स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी का रिवीजन। इनकम टैक्स का पूरा रिवीजन हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है एक प्लेलिस्ट का जिसमें हर चैप्टर का रिवीजन दिया हुआ है। आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसको यूज़ करो, आपको टैक्स में एग्जम्पशन आ जाएगा, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। उसको यूज़ कर लो अच्छे से। यूज़ कैसे करना है, ईयरफोन लगा लो, जितना हो सके उतना सुनते रहो, क्योंकि टैक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे समझ सब आएगा, याद रखने में डिफ़िकल्टी होगी। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि उसको रिवीजन मल्टीपल टाइम कर सकते हो, पर टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो वो वीडियो को आप 1.5 1.75 की स्पीड में लगा के ईयरफोन लगा के सुनते रहो। अभी आते हैं जीएसटी का रिवीजन करने। आज का टारगेट है चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे। सबसे पहला ये होता है अपना कंसेप्ट कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंसेप्ट को क्या करना है, कवर करना है और उसको रिवाइज करना है एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये नोट्स क्या है, नोट्स कुछ नहीं है, मॉड्यूल ही है, बट उसको ऐसे तरीके से प्रेजेंट किया है जिससे आपको याद करने में, रिवीजन करने में आसानी होगी। प्लस जो चीज़ें 2-3 बार लिखी थी उसको सिंप्लीफाइड करके एक बार कर दिया है। इनकम टैक्स के नोट्स आपने इनकम टैक्स के रिवीजन में देखे रहेंगे, जीएसटी के आप यहाँ देख सकते हो, और आप चाहो तो ये बुक ऑर्डर कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी सर, स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना भाई, उससे क्या होगा, बहुत लोगों तक पहुंचेगा, सो इट विल हेल्प मी। रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स के रिवीजन के पहले दिन बताया था। डिफरेंस समझना चालू करते हैं। डायरेक्ट टैक्स किसी के इनकम पे लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि वेल्थ टैक्स। मतलब अगर मैं कहीं जॉब पे जाता हूँ, मुझे सैलरी मिलेगा, वो मेरी इनकम है, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स है, मतलब वो डायरेक्टली वो चीज़ पे लगेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है, तो गुड्स या सर्विसेज पे लगता है, जैसे कि जीएसटी, जैसे कि कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स होगा वो प्रोग्रेसिव नेचर का होगा, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होगा। इसका मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव नेचर का, जिसका जितना इनकम बढ़ेगा उसके ऊपर उतना टैक्स बढ़ेगा। मुकेश अंबानी का टैक्स और मेरा टैक्स सेम थोड़ी होगा, उनका बहुत ज़्यादा होगा, करेक्ट है। तो डायरेक्ट टैक्स का क्या फीचर है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ता रहेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होगा। अगर मुकेश अंबानी कोई कैडबरी खरीदता है तो उसको भी उतना ही जीएसटी भरना है, मैं कोई कैडबरी खरीदता हूँ तो मुझे भी उतना ही टैक्स भरना है, करेक्ट। हाँ जी सर। थर्ड पॉइंट, बर्डन टू शिफ्ट। ये जो पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट, यही एक ही पॉइंट है जो डायरेक्ट टैक्स को और इनडायरेक्ट टैक्स को डिफरेंशिएट करता है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में मैं बोलता हूँ कोई डिफरेंस ही नहीं है अगर ये पॉइंट ना हो। बर्डन टू शिफ्ट का मतलब क्या है, समझो डायरेक्ट टैक्स में अगर मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मुझे 8 लाख रुपए सैलरी मंथली ईयरली मंथली जो भी बोलो मिल रहा है, तो इसके ऊपर टैक्स कौन भरेगा, इसके ऊपर टैक्स मैं खुद भरूंगा। मैं किसी और को थोड़ी बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर टैक्स भरो। बट दूसरा एग्जांपल समझो, आप कहीं पे ये शॉपकीपर के पास जाके कैडबरी सिल्क खरीदने गए, ये आप हो, ये एक दुकान है, यहां पे आप गए क्या, कैडबरी खरीदने। कैडबरी के ऊपर समझो 100 रुपए का कैडबरी है, उसके ऊपर टैक्स 5 रुपया फॉर एग्जांपल। तो ये कैडबरी के ऊपर टैक्स किसको, गवर्नमेंट को भरना है, ये शॉपकीपर को भरना है। आप थोड़ी भरोगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को कौन भरेगा, शॉपकीपर भरेगा। मतलब जिम्मेदारी किसका है टैक्स भरने का, शॉपकीपर का है। पर वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, वो आपसे टैक्स ले रहा है। मतलब उसका जो बर्डन था टैक्स भरने का, वो उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। किसकी तरफ शिफ्ट कर दिया, आगे वाले पर्सन की तरफ शिफ्ट कर दिया। मैन्युफैक्चरर होलसेलर की तरफ शिफ्ट कर देगा, होलसेलर रिटेलर की तरफ शिफ्ट कर देगा, रिटेलर कस्टमर की तरफ शिफ्ट कर देगा, कस्टमर किसी की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकता, करेक्ट है। चौथा पॉइंट क्या है, इट इज पेड आफ्टर इनकम रीचेस इन हैंड ऑफ टैक्स पेयर। मतलब ये डायरेक्ट टैक्स कब लगेगा, जब इनकम टैक्स पेयर के हाथ में पहुंच जाएगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स सर्विस मिलने से पहले ही लग जाएगा, वो बड़ी ही कॉमन चीज है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये सब ज्ञान गंगा की बातें हैं। सबसे पहला है कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को क्या मिलता है, कमाई होता है। ये गुड्स या सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है। ये जो थर्ड पॉइंट है, यही पूरा क्रक्स है इनडायरेक्ट टैक्स का, कि इसमें बर्डन जो है वो क्या आदमी कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। ये सब आप रीड कर सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर पिंच नहीं होता। देखो डायरेक्ट टैक्स आपको सैलरी जो समझो 10 लाख रुपया मिला, अब उसमें से 1 लाख रुपया टैक्स देना, कितना आपको दुख होगा, आपको बुरा लगेगा कि यार 1 लाख रुपया टैक्स ले रहे हो। बट इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पिंच नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है टैक्स कितना है। आप कैडबरी खरीदते हो, उसका प्राइस ही 100 रुपया है, आपको थोड़ी पता है 100 रुपये में टैक्स का भी अमाउंट है।
इज इट ओके? हाँ जी, ये इन्फ्लेशनरी इन नेचर है, सीधा बात है, प्राइस के ऊपर टैक्स लग जाएगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। इसका वाइडर टैक्स बेस है। वाइडर टैक्स बेस का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स में सब लोग थोड़ी कवर होंगे, अगर आपका इनकम 2.5 लाख तक है ही नहीं तो कोई आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। पर इनडायरेक्ट टैक्स तो हर आदमी भरेगा। चॉकलेट खरीदो, बिस्किट खरीदो, इनडायरेक्ट टैक्स तो भरना ही है। सोशल वेलफेयर का प्रमोट करता है भाई, हर आदमी दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा तो ये चीज़ है कि जैसे सिन प्रोडक्ट होते हैं कुछ, सिन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सिगरेट, टोबैको, दारू वारू, इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी का फ़ायदा होता है, क्योंकि जो सिन प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा टैक्स लेकर सोसाइटी के लिए यूज़ कर रहे हैं और लास्ट में रिग्रेसिव नेचर का है। अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, स्टार किया हुआ है। जीएसटी इज अ वैट लेविड ऑन अ सप्लाई। देखो, टैक्स किसके ऊपर लेवी होगा ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इनकम टैक्स लेवी होता है इनकम के ऊपर। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि आप जो इनकम अर्न करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है, और भी चीजें बोलता है जो मैं इनकम टैक्स में सिखा चुका हूँ। करेक्ट है, सेक्शन 4 बोलता है। तो जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? तो जीएसटी लगेगा सप्लाई के ऊपर। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, ये तो पता था सर। पर जीएसटी जो सिस्टम है वो वैल्यू एडेड टैक्स का सिस्टम है। वैट सिस्टम क्या होता है समझो। वैट सिस्टम होता है, ये मैं हूं, मैं कौन हूं? महेंद्र। मैं क्या करता हूं? मैं देता हूं टीचिंग का सर्विस आपको। समझो मैं फीस रखता हूं 10,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल, और उसके ऊपर 18% जीएसटी लेता हूं। तो ये आप मुझे क्या दोगे? ये फीस भी दोगे, साथ में जीएसटी भी दोगे, और मैं गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा फॉर एग्जाम्पल। करेक्ट। बट ये मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, क्या मैं भी कोई सर्विस लेता होऊंगा? बिल्कुल सर। तो समझो मैं पेन ड्राइव खरीदता हूं 5,000 रुपए का, और उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 5% जीएसटी पे करता हूं सामने वाले को। यहाँ पे मैं जीएसटी कलेक्ट कितना कर रहा हूँ गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए? 18%। और यहाँ पे मैं जीएसटी कितना पे कर रहा हूँ? 5%। तो बेसिकली मैं नेट कितना गवर्नमेंट को दूंगा? ये तो मैं पहले पे कर चुका हूँ ना, तो 13 दूंगा। इसके रिलेटेड यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छे से हम लोग ने क्लास में किए थे, मॉड्यूल के ही एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? हाँ जी। सेकेंड पॉइंट, जीएसटी है उसमें कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट मिलता है, मतलब कहीं पे भी आपका क्रेडिट ब्लॉक नहीं होता है। पहले के सिस्टम में जो हुआ करता था, बट अभी अपने को नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा। फाइनल बर्डन जो है वो टैक्स का किसको जमा कराना पड़ेगा? कस्टमर को जमा कराना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। पहले ऐसा होता था कि समझो कि कोई ऐसा टैक्स है जैसे सेंट्रल लेवल का टैक्स है, उसको स्टेट लेवल उसका क्रेडिट नहीं देता था, तो एक ही चीज के ऊपर वापस से टैक्स लगता था। बट अभी वो वाला टाइम नहीं है। पुराने सिस्टम में क्या शॉर्टकमिंग था? तो सबसे पहला शॉर्टकमिंग तो ये था कि जो लोकल टैक्सेस थे, वैट को छोड़ के, लोकल मतलब स्टेट लेवल प्लस लोकल अथॉरिटी के लेवल, जितने भी लोकल टैक्स थे वैट को छोड़ के उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। स्टेट अलाउड ओनली क्रेडिट ऑफ वैट, क्रेडिट ऑफ सेवरल अदर लेवी लाइक लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इनका क्रेडिट नहीं मिलता था। दूसरा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था किसकी वजह से? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीएसटी क्रेडिट की वजह से। सीएसटी क्रेडिट यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स क्रेडिट, इसका क्लास में पूरा स्टोरी सुनाया था आधे घंटे का, याद होगा तो। सीएसटी क्रेडिट के का सामने क्रेडिट नहीं मिलता था बिकॉज ये सेंट्रल लेवल का टैक्स होता था, तो उसकी वजह से क्या होता था? टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। कैस्केडिंग इफेक्ट होता था क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो है वो कैलकुलेट किया जाता था वैट निकालने से पहले। मतलब 100 रुपए का समझो कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसके ऊपर समझो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगा है, तो 110 रुपए आपका क्या हो गया? टोटल हो गया। अभी जो वैट लगता था वो 100 रुपए पे नहीं लगता था, वो किसके ऊपर लगता था? एक्साइज 110 पे लगता था। मतलब ये जो एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर भी क्या लगता था? वैट लगता था। इज इट क्लियर? हाँ, जैसे डबल टैक्स होता था क्योंकि कोई कोई ऐसे ट्रांजैक्शन थे जिनको गुड्स भी माना जाता था, जैसे सर्विस भी माना जाता था, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह का। वैट और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं था। मतलब कहीं कहीं ऐसे प्रोडक्ट थे जैसे रेस्टोरेंट का सर्विस जहां पे वैट भी लग जाता था और सर्विस टैक्स भी लग जाता था, और सैनवेट का क्रेडिट नहीं मिलता था। मतलब सैनवेट एक तरीके का क्रेडिट ही था, वो नहीं मिलता था आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। ये बेसिकली एक्साइज में क्रेडिट मिलता था। अगर एक बार मैन्युफैक्चरिंग स्टेट क्रॉस कर लिए तो उसके बाद स्टेट मतलब ये वाला स्टेट नहीं, स्टेट मतलब जो आपका पोजीशन है वो मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया तो उसके बाद सैनवेट का क्रेडिट नहीं मिलता था। तो ये बेसिकली चीजें थी। इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी आने से पहले पहले क्या स्ट्रक्चर हुआ करता था? देखो, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो टैक्स लगता था मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको एक्साइज बोलते थे। सेल के लिए देखो, अगर सेल इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट। अब सर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट का
एक आपको चीज़ पता है, इंटरकास्ट मैरिज होता है। हाँ सर पता है ना, इंटरकास्ट, दूसरे कास्ट में मैरिज करना, वही चीज़ है। इंटर स्टेट सेल का मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होना, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट में सेल होना, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में सेल होना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह में सेल होने को क्या बोला जाएगा, इंटर स्टेट। इंटरकास्ट मैरिज होता है, वैसे ही इंटर स्टेट सेल होगा। इंट्रा का मतलब क्या है, एक ही जगह के अंदर। इंट्रा कास्ट मैरिज का मतलब क्या, एक ही कास्ट के अंदर अंदर शादी, करेक्ट है। तो वैसा ही इंट्रा स्टेट सेल का मतलब राजस्थान से राजस्थान में हो रहा है, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो रहा है, जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मतलब एक ही जगह के अंदर अंदर क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। तो उसको क्या बोला जाएगा, इंट्रा स्टेट सेल बोला जाएगा। तो अगर सेल इंटर स्टेट होता था तो पहले CST लगता था, इंट्रा स्टेट होता था तो वैट लगता था, सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स लगता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है, सर्विस टैक्स चला गया, ये भी मोस्ट ऑफ चले गए, 1-2 प्रोडक्ट पे आज तक लगते हैं। लग्जरी टैक्स लगते थे, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑक्ट्रॉय एंट्री, स्टैम्प ड्यूटी आज भी कहीं कहीं पे लगता है। याद करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं जरूरत है, रीड कर लेना। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है पता है, यहाँ पे लिखा है कि कौन से ऐसे पुराने टैक्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, और ऐसे कौन से पुराने टैक्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, वो क्या हो गए हैं, मर्ज हो चुके हैं। किसमें, GST में आने के लिए। तो देखो सेंट्रल साइड में सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, CVD एंड स्पेशल CVD कस्टम्स के रिलेटेड है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है, CST होता है, और इसके रिलेटेड कुछ सरचार्ज या सेस है, तो ये सब मर्ज हो चुके हैं। याद कैसे रखने का, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 एक्साइज है वो मर्ज हो चुका है, सर्विस टैक्स जो सर्विस के लिए लगता था वो मर्ज हो चुका है, इंटर स्टेट सेल्स के लिए जो CST होता था वो मर्ज हो चुका है, कुछ कस्टम्स में मर्ज हो चुके हैं, और इन सब के रिलेटेड जो सरचार्ज या सेस कुछ थे वो मर्ज हो चुके हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। स्टेट के रिलेटेड क्या मर्ज हो चुका है, तो स्टेट के रिलेटेड सरचार्ज या सेस जो भी आने वाले हैं उनके वो मर्ज हो चुके हैं। कोई एंटरटेनमेंट टैक्स है, एक्सेप्ट एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी, वो मर्ज हो चुका है। लॉटरी, बैटिंग या गैम्बलिंग के ऊपर जो टैक्स लगता था वो मर्ज हो चुका है। एंट्री टैक्स या परचेज टैक्स जिसको बोला जाता है वो मर्ज हो चुका है। वैट मर्ज हो चुका है। लग्जरी टैक्स और एडवर्टीजमेंट पे टैक्स जो लगता है वो मर्ज हो चुका है। याद करना है नहीं, रीड करना है? हाँ बिल्कुल, ये स्टार मार्क लगा दीजिए, स्टार मार्क को। ये GST में कुछ चीज़ें हैं या नहीं है देखने की ज़रूरत है। तो जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब बेवड़े लोगों के पीने का दारू जो होता है वो क्या है, वो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ही उसके ऊपर टैक्स लेगा, ये वाले GST वाला पार्ट नहीं आया। फिर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन से होते हैं आगे मैं बताऊंगा, तो उसके ऊपर अभी कुछ नहीं है। अभी GST काउंसिल जब डिसाइड करेगा तब क्या आएगा, वो GST की पिक्चर में आएगा। देखो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है ना, वो तो कभी GST में आ ही नहीं सकता। ऐसा सर क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो इंक्लूड ही, जब चार्जिंग सेक्शन पढ़ाऊंगा सेक्शन 9 तभी मैं बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये कब आएगा, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, फिर ही अल्कोहल किस में आ सकता है, GST में आ सकता है। बट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी अभी तक GST में नहीं है, पर GST काउंसिल जिस दिन वो रिकमेंड कर देगी उस दिन आ जाएगा। लोकल बॉडी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है वो पावर अभी तक लोकल बॉडी के पास ही है, और टोबैको के केस में GST भी लगेगा और जो पुराना वाला सिस्टम था वो भी लगेगा। कुछ टैक्स जो GST में सब्ज्यूम नहीं हुए हैं ऊपर वालों को छोड़ के, तो जो स्टैम्प ड्यूटी या प्रॉपर्टी टैक्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, अल्कोहल जो था उसके ऊपर जो भी आपका एक्साइज लगता है वो, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगता है, और पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज लगता है वो अभी तक है, क्योंकि भाई वो मर्ज ही नहीं हुआ तो वो रहेगा ही। अभी ये क्या लिखा है, जो ऊपर मैंने आपको बताया था पहले सिस्टम में क्या कमजोरी थी, डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग वैट सिस्टम क्या था, तो सबसे पहले सेट ऑफ नहीं होता था, मैंने ऊपर बताया एक्साइज के ऊपर वैट लग रहा था, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल का क्रेडिट नहीं देता था, बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत सारे रेट्स थे, तो कंफ्यूजन था। डबल टैक्सेशन होता था बहुत सारी चीज़ों का, कि जैसे मैंने बेसिक एग्जांपल 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है उस पर 10 रुपये एक्साइज लगा तो ये 110 पे वैट लगता था, ये डबल टैक्सेशन हो गया ना, 10 पे भी टैक्स लगा, 100 पे भी लगा, और यहाँ पे 110 पे फिर नया टैक्स लगा। हाई कंप्लायंसेस कॉस्ट होती थी, भाई इतने सारे रिटर्न होंगे, एक्साइज का अलग जा रहा है, सर्विस टैक्स का अलग जा रहा है, वैट का अलग जा रहा है, CST का अलग जा रहा है, तो उतना कंप्लायंस करना पड़ेगा, CA को उतना पैसा देना पड़ेगा। तो GST को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, चलो सर उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 265,
जिसमें क्या लिखा है, जिसमें देखो बड़ा ही सिंपल सी बात लिखी है कि इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता अनलेस जिसके पास कानून जिसको अथॉरिटी देता है वही टैक्स लगा सकता है। इसके अलावा इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगा सकता, ये आर्टिकल 265 देता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देख कोई भी अगर टैक्स लगाने बैठेगा तो जमींदार वमीदार, वो लगान मूवी देखा था ना, 3 गुना लगान देना पड़ेगा, कोई भी कितना भी टैक्स लेगा। तो सर अभी सवाल ये उठता है कि किसको अथॉरिटी दिया है, यहाँ पे बोला ना लॉ जिसको अथॉरिटी देगा वही टैक्स लगा सकता है। तो अभी अगला सवाल यही उठेगा, तो किसको अथॉरिटी दिया है? तो उसके लिए आर्टिकल 245 बात करता है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि देखो आर्टिकल 246 का वो बोलता है कि अगर सेंट्रल लेवल है तो उसके केस में पार्लियामेंट लगाएगा, और स्टेट लेवल है तो जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा होता है, वो क्या करेगा? कानून लगाएगा। तो आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है। 3 लिस्ट बताती है कि कौन से टॉपिक के ऊपर कौन कानून बनाएगा। टैक्स की बात नहीं है, टैक्स भी तो एक कानून ही है। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? एक कानून है। CGST एक्ट क्या है? एक कानून है। यहाँ पे ब्रॉडली बात हो रही है कि कौन से मुद्दों के ऊपर कौन कानून बनाएगा। हो सकता है टैक्स का भी, हो सकता है कोई और कानून भी। तो यूनियन लिस्ट जो लिस्ट 1 है उसमें जितने भी टॉपिक दिए हैं, कौन से टॉपिक दिए हैं अपने को याद नहीं करना जीएसटी में, जितने भी टॉपिक दिए हैं उसके ऊपर कानून पार्लियामेंट बनाएगा, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा बनाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जा सकता है। बट प्रैक्टिकल बात देखेंगे तो जो लोकसभा है उसमें अपोजिशन भी बैठेगा और रूलिंग पार्टी भी बैठेगी, मतलब मिलके बनाएंगे। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, विधानसभा होती है, वो कानून बनाएगा जितने भी स्टेट के मुद्दे हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जहां पे दोनों मिलके, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। जीएसटी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें CGST भी लगता है और SGST भी लगता है। अभी आप देखोगे IGST भी लगता है। तो ऐसी एक चीज है जहां पे सेंट्रल को भी कानून बनाना है, स्टेट को भी बनाना है। तो आप बोलोगे सर कॉन्करेंट के थ्रू बना लेते, कॉन्करेंट में कोई टैक्स का मुद्दा ही नहीं दिया, समझ रहे हो? हाँ जी सर। तो आर्टिकल 246A नया लाया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। क्या आर्टिकल बोलता है कि जीएसटी लगाने के लिए हम क्या ले रहे हैं? पावर ले रहे हैं। कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा कि दिया आर्टिकल पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के रिलेटेड लॉ बनाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है इंटर स्टेट सप्लाई के लिए कानून बनाने के। ये सब क्या होता है मैं बताऊंगा। हाउएवर ये 5 प्रोडक्ट के ऊपर जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तभी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। 5 प्रोडक्ट कौन से? वो पेट्रोलियम वाले। पेट्रोलियम क्रूड मतलब कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल मतलब जो डीजल होता है, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल अपना, नेचुरल गैस मतलब आपका जो नेचुरल गैस सीएनजी वाला, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल मतलब जो हेलीकॉप्टर में या एरोप्लेन में जो फ्यूल लगता है उसकी बात हो रही है। आर्टिकल 246A जो है वो नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेंट इन आर्टिकल 246 और 254 है। मतलब अगर आर्टिकल 246 और 246A का वर्सेस मतलब अपोजिट हो जाते हैं तो जीतेगा कौन? आर्टिकल 246A जीतेगा। मतलब आर्टिकल 246A ओवरराइड करेगा आर्टिकल 246 ऊपर वाले को और 254 को। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 269A जो कि बात करता है सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई के लिए, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूटी से दूसरे स्टेट, एक यूटी से दूसरे यूटी के लिए। तो देखो आर्टिकल जो 269A है वो तो बड़ा ही सिंपल बोलता है कि जितना भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा उसके ऊपर, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूटी से दूसरे यूटी, या एक यूटी से दूसरी यूटी अगर क्या होता है सप्लाई होता है तो उसके ऊपर कौन टैक्स लगाएगा? बेसिकली उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, जिसको बेसिकली IGST बोला जाता है। और वो IGST क्या करेगा आगे जाके? जो स्टेट है, डेस्टिनेशन वाला स्टेट है जहां पे वो गुड्स या सर्विस डेस्टिनेशन हो रहा है, वहां पे क्या करेगा? वो बांट देगा। 50% खुद रख लेगा, 50% बांट लेगा। और अगर इंपोर्ट करते हो तो वो भी डीम्ड सप्लाई माना जाता है और उसके ऊपर भी IGST लगता है। फिर जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, रामनाथ कोविंद जी, जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जीएसटी काउंसिल को। ये क्या है? एक तरीके की टीम है जो कि जीएसटी के ऊपर डिसीजन लेती है। जिसमें मेंबर कौन होते हैं? तो सबसे पहले चेयरपर्सन जो इंडिया के फिनांस मिनिस्टर है, जो अभी निर्मला सीतारमण जी है, वो रहेगी। मेंबर्स में कौन? सबसे पहले जो यूनियन फिनांस मिनिस्टर
स्टेट इन चार्ज ऑफ फिनेंस मतलब जो उनका असिस्टेंट काइंड ऑफ रहता है वो भी क्या रहा है, असिस्टेंट नहीं रहते, बेसिकली वो जो छोटी पोस्ट जो फिनेंस मिनिस्टर की रहती है वो मेंबर रहेंगे। हर एक स्टेट के फिनेंस मिनिस्टर जो रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, जीएसटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे। जो भी जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लेना है वो 3/4 मेजोरिटी से कम से नहीं हो सकता, मतलब मिनिमम 3/4 मेजोरिटी तो होना ही चाहिए ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। करेक्ट है। अब ये 3/4 में देखो आप देखोगे तो सेंटर के तो 2 आदमी है, बाकी स्टेट के तो कितने 29 आदमी हो गए। करेक्ट है। तो ये तो सर सही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि जो सेंट्रल का वोटिंग होगा उसका वैल्यू 1/3 होगा और जो स्टेट का वैल्यू होगा वो 2/3 होगा। फिर जीएसटी काउंसिल में कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट भी बताए गए, हर चैप्टर में भी अलग अलग बताए गए हैं, जैसे कंपोजिशन स्कीम, जैसे रजिस्ट्रेशन। पर यहाँ पे ओवरव्यू दिया है कि हम कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी के मानते हैं और वहाँ पे कुछ अलग तरीके से हम काम करेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले तो 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, फिर सिक्किम और फिर 2 पहाड़ वाले स्टेट। करेक्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर हो गए। फिर आपका हो गया सिक्किम 8वां, फिर 3 पहाड़ वाले, एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सब मिला के ये स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर बात करते हैं ड्यूअल मोड ऑफ जीएसटी। जीएसटी जो इंडिया में चलेगा वो ड्यूअल मोड में चलेगा। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, मतलब एक ही स्टेट के अंदर या एक ही यूटी के अंदर, अगर एक ही स्टेट के अंदर कर रहे हो तो आपका टैक्स लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल वाला पार्ट, एसजीएसटी मतलब स्टेट वाला पार्ट। 50% टैक्स ये लेगा, 50% ये लेगा। समझो रेट है 18% तो 9% ये लेगा या 9% ये लेगा। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है यूनियन टेरिटरी के अंदर मतलब चंडीगढ़ के अंदर ही समझो सेल हो रहा है तो सीजीएसटी लगेगा और यूटी जीएसटी लगेगा। करेक्ट है। ये तो बात हो गई इंटर स्टेट की। अभी इंटर स्टेट की बात करें तो वो केस में सीधा आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी पूरा 18% फॉर एग्जांपल लग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा 18% ले लेगा, फिर इसमें से 9% जो स्टेट का पार्ट है वो उसको क्या कर देगा, रिइंबर्स कर देगा। तो इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट की दोनों की इज्जत है, तो दोनों टैक्स लेते हैं। सीजीएसटी वो है, एसजीएसटी है और यूटीजीएसटी है। लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क की बात करें तो देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेचर सीजीएसटी एक्ट फॉर लिविंग सीजीएसटी। देयर आर सीजीएसटी के लिए तो एक ही कानून है। एसजीएसटी की बात करें तो हर एक स्टेट का अपना कानून है और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हर एक यूनियन टेरिटरी का अपना कानून है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर इनको स्टेट ही माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, समझो दिल्ली से ही परचेस हो रहा है, दिल्ली में भी सेल हो रहा है, मतलब पूरा ट्रांजैक्शन दिल्ली में ही फॉर एग्जांपल सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ना कि सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। ये दिल्ली में भी है, पुडुचेरी में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। फिर यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरी का लिस्ट वगैरह दिया है जो कि कॉमन है, कोई इतना महान है नहीं। ये करने का ज़रूरत क्यों था, क्योंकि इनका अपना सेपरेट विधानसभा है इनके यूनियन टेरिटरीज में, तो इसकी वजह से इनको स्टेट ही काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज का सर क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो गुड्स का क्लासिफिकेशन एचएसएन के नंबर से होगा। क्या होगा, चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन उसके लिए भी स्कीम है, एसएससी बोला जाता है, उससे होगा। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है मैंने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं लास्ट जो टॉपिक है ये चैप्टर का, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। ये हर आगे बहुत सारे 3-4 चैप्टर में मैं इसका रेफरेंस दूंगा, अभी ज़्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि अभी अपन चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं। क्या बोलना चाहता है, आपका टैक्स भरना है आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का। करेक्ट है। तो ये जो क्रेडिट आपके पास पड़ा है इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, समझ रहे हो कि ये कैसे पहले किसको यूज किया जाए, तो सबसे पहले तो आईजीएसटी यूज होगा। तो सर ये आईजीएसटी यूज होगा, किसके सामने यूज होगा, तो सबसे पहले आईजीएसटी के सामने यूज होगा। अगर इसमें कुछ अमाउंट बच जाता है तो आप सीजीएसटी के सामने भी यूज कर सकते हो, एसजीएसटी के सामने भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे, आपके लिए बेनिफिशियल है वैसे आप यूज कर सकते हो। आईजीएसटी के बाद आपको क्या लेना है, आपको कोई भी ले लो, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सबसे पहले सीजीएसटी को सीजीएसटी के लिए यूज करो, फिर कुछ बच जाए तो आईजीएसटी के लिए यूज कर लो। पर सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी के सामने यूज नहीं हो सकता और एसजीएसटी कभी भी सीजीएसटी के सामने यूज नहीं हो सकता। इज इट ओके?
ये एग्जाम्पल्स वगैरह सब बहुत अच्छे से क्लास में कराए थे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना आपको समझना है कि आईटीसी अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि जो क्रॉस यूटिलाइजेशन सीजीएसटी और एसजीएसटी का नहीं हो सकता, और सबसे पहले आईजीएसटी का आपको क्या करना है, उठाना है, आपको यूज़ करना है। तो यहाँ तक तो बड़ी बेसिक चीज़ें मैंने बताई है, कुछ ऐसा महान नहीं किया है। चैप्टर 1 में यही काम की चीज़ें हैं। चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है हाँ और नहीं भी, बट हाँ इसलिए क्योंकि 2-3 मार्क्स का तो पूछेगा, और जिसके एग्जाम में 39 मार्क्स आते हैं या जिसके एग्जाम में 59 मार्क्स आते हैं उनको पूछो भाई 2-4 मार्क्स की क्या वैल्यू होती है। तो आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये रिवीजन को सुन लो, साथ में मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं वो पकड़ लो, MCQ सीट वगैरह आईसीए ने इशू किया है वो कर लो, दैट विल बी अ फाइन, तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसके क्वेश्चन जितने भी आपको मॉड्यूल में दिख रहे हैं वो कर लेने हैं। कल आपको इसका चैप्टर 2 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, और वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।